अब अगर हमें समझना है इस चैप्टर को तो हमें पहले समझना होगा कि लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें यहाँ बीच में होता है इक्वल टू का साइन, इसके लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन होता है और राइट में एक एक्सप्रेशन होता है। जो लेफ्ट में होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में होता है उसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्योंकि ये दोनों ही एक्सप्रेशन को इक्वेट करती है यानी बराबर शो करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इक्वेशन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप समझ सकते हो 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट में कुछ है राइट में भी कुछ है, ये दोनों को क्या इक्वल शो कर रहा है, मतलब ये एक इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए 9 है, 5 है और 6 है। इन तीनों की एक खास बात है कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 9 की वैल्यू हमेशा 9 रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, 6 की वैल्यू भी हमेशा 6 रहेगी। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें x और y की तो देखिए x और y की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है यानी चेंज हो सकती है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है। तो अब समझते हैं जरा कि ये लीनियर का क्या मतलब है। ठीक है ना, इक्वेशन तो समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी जो डिग्री है वो 1 होती है। अब ये डिग्री क्या चीज़ है, डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही हुई। ठीक है ना, तो यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो यानी कि इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x और उसकी पावर कितनी है 2 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक और वेरिएबल और इसकी पावर अब 3 लिख दूं, अब क्या होगी इसकी डिग्री, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 3 है। अब 2 और 3 में से हाईएस्ट कौन है 3, तो मतलब जो इसकी डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। तो अगर एक टर्म में एक ही वेरिएबल है तब तो पहचानना आसान होता है कि डिग्री क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से सवाल आ जाए 9xy प्लस 5x स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है, दोनों को इक्वेट कर रहा है। लेकिन इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे अब हम, अब देखिए यहाँ पे एक ही टर्म में दो वेरिएबल है। ठीक है, एक्स और वाई। एक ही टर्म का मतलब है जब तक आपको प्लस या माइनस का सिंबल नहीं मिलता आप सबको एक टर्म मानोगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया तो मतलब ये दूसरी टर्म हो गई। तो इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। जब एक साथ चिपका के लिखे हो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड करो, कितनी हो गई 2। तो यहाँ से हमें 2 मिला। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐड करें जेड की पावर 2 एक्स की पावर 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 और 4 में कौन बड़ा है 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी। इसी तरह से अगर आपको ऐसा नजर आता है 5xy प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आप इसे लीनियर इक्वेशन समझने की गलती मत करना, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है कि यहाँ भी 1 है पावर, यहाँ भी 1 है पावर, यहाँ भी 1 है पावर, तो ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड करके डिग्री काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो डिग्री कैसे काउंट होगी 1 + 1 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 और 2 में से कौन बड़ा हुआ 2, तो ये असलियत में इसकी डिग्री कितनी है 2 है, ना कि 1 है। तो जिसकी डिग्री अगर 1 होगी जैसे यहाँ पे था उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमारे सिलेबस में यही है, लीनियर इक्वेशन प्लस में दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है ना, अभी जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर x और y क्या है ये वेरिएबल्स हैं और a b c क्या है ये कांस्टेंट है। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में गलत फीड किया हुआ है वो ये है कि हम में से अक्सर बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो इंग्लिश के अक्षर से शो किया गया है जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसको हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, और जो सिंपल काउंटिंग है उसे ही कांस्टेंट मानते हैं। ये गलत है। देखिए हम इंग्लिश के अक्षरों से कांस्टेंट को भी शो कर सकते हैं, बशर्ते उसकी जो वैल्यू है हम ये मान के चलेंगे कि चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट का होना या वेरिएबल का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही होगी तो वेरिएबल होगा, चेंज नहीं हो रही होगी तो कांस्टेंट होगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो इंग्लिश का अक्षर से शो किया गया या फिर नहीं।
ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए ये वेरिएबल्स हैं। ए बी सी फिक्स रहेंगे हमेशा, इसलिए ये कांस्टेंट है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है 5x + 6y + 8 = 0। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और सी पता लगाना चाहते हैं तो हम इसको इससे कंपेयर करके पता लगाएंगे। जैसे कि जो यहाँ पे x के साथ होगा वो उसे ए बोलेंगे, तो यहाँ x के साथ क्या है 5, मतलब a की वैल्यू होगी 5। b क्या होता है, जो y के साथ होता है, मतलब उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y के साथ क्या है 6, तो b की वैल्यू 6 हो गई। जो अकेली टर्म होती है उसे हम c बोलते हैं, तो अकेला यहाँ पे क्या है +8, तो c की वैल्यू +8 हो गई। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 8 है, ये तीनों ही क्या है कांस्टेंट, इसीलिए हम a b c को कांस्टेंट बोलेंगे। और x और y की वैल्यू चेंज होती है, इन्हें हम वेरिएबल्स बोलेंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे बोला गया था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब हमें क्या गिवन है, हमें नोटबुक की कॉस्ट जो है बताई गई कि वो डबल है पेन की कॉस्ट से, और हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन में शो करना है, इसमें 2 वेरिएबल्स हो। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है एक नोटबुक की वो x रुपीज है, और जो कॉस्ट है एक पेन की वो y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो कॉस्ट होगी नोटबुक की वो क्या होगी, 2 टाइम्स होगी कॉस्ट ऑफ पेन के। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने क्या बोला x रुपीज, तो इसकी जगह आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या है कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट की जगह कितना आ जाएगा 2y। तो यहाँ से अगर हम 2y को इधर लाएं तो x अपनी जगह रहेगा, 2y के पहले यहाँ पर क्या है प्लस है तो ये माइनस में आएगा, यानी x - 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में शो हो गया। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, और फिर a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है उसमें 2x + 3y = 9.35 बार गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इक्वल टू के राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, तो इसको हम पहले इधर लाएंगे। तो यहाँ हो गया 2x प्लस में 3y, ये यहाँ पे आएगा कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस वाली चीज माइनस में आती है, तो हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ax + by + c इज इक्वल टू 0 से, तो देखिए जो x के साथ होता है उसका कोफिशिएंट उसे हम क्या बोलते हैं a, ठीक है, x के साथ a है, तो a = 2 हो गया। तो यहाँ से हमें मिला a = 2। जो y के साथ होता है उसे b बोलते हैं, y के साथ यहाँ पे +3 है, तो यानी कि b की वैल्यू जो होगी वो कितनी जाएगी +3। जो अकेली टर्म होती है उसे हम c बोलते हैं, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है तो माइनस भी लिखोगे, 9.35 बार, 9.35 बार। तो यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू पता लग गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, तो देखिए x के साथ जो है वो a है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, 1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू सेकंड पार्ट में a की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। और जो y के साथ उसे b बोलते हैं, तो यहाँ y के साथ क्या है देखिए कुछ नहीं, तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है 5, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस भी लिखोगे आप, ऊपर क्या है 1 नीचे क्या है 5, तो b की वैल्यू होगी -1/5। इसी तरह से जो अकेली टर्म है वो c होती है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -10। तो इसका दूसरा पार्ट था। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है -2x + 3y = 6। तो इसको अगर हम ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे -2x को आप ऐसे रहने दो, ठीक है, +3y को भी ऐसे रहने दो, जो यहाँ पे 6 है इधर आएगा माइनस में, इज इक्वल टू कितना बचेगा 0। इन दोनों को कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी होगी -2, तो a बराबर आ गया -2, b की वैल्यू होगी +3, और जो c है उसकी वैल्यू होगी -6। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम करें इसको, तो ये x - 3y बराबर में कितना बचेगा 0, ठीक है। c की वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही तो आप +0 लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो यहाँ पे ax होता है, तो यानी x के साथ वाला a है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। इसी तरह से y के साथ वाला b होता है, y के साथ क्या है -3, तो यहाँ पे क्या होगी b की वैल्यू -3। जो अकेली टर्म बची वो c होती है, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है 2x = -5y, तो 2x को यहीं रहने दो, -5y इधर आएगा प्लस में, तो ये जाएगा +5y बराबर में कितना बचेगा 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नजर नहीं आ रही तो यहाँ पे +0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, x के साथ 2 है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी y के साथ 5 है, मतलब 5 हो जाएगी, और जहाँ पे अकेली टर्म है यानी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3x + 2 = 0 है, y वाली टर्म इसमें गायब है दूसरे वेरिएबल वाली, तो हम क्या लिखेंगे 3x + 0 × y प्लस में 2 = 0, ठीक है। देखिए
अगर मैंने 0 को y से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया, ठीक है, तो प्लस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई जो y के साथ है यानी 0, और c की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये था इसका 6th पार्ट। अब देखते हैं इसके अगले पार्ट्स क्या है। अब देखिए जो इसका 7th पार्ट है, इसमें y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x वाली टर्म गायब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसे by से कंपेयर करोगे तो b की जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो आप, यानी 1 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी -2। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 2x को अगर हम इधर लाएं तो ये जाएगा -2x, y वाली टर्म गायब है तो इसको लिख सकते हैं 0y, प्लस में 5 यहीं पे रहे तो इसको यहीं रहने दो, बराबर में कितना बचेगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो देखिए हर क्वेश्चन में एक और बात है कि अगर आप इसको इधर ना लाके इसको उधर ले आते तब भी आंसर सही होता। मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे 5 इक्वल टू 2x था और मैं यहाँ पर 5 को उधर ले आता तो यहाँ पे 0 बचता, उस तरफ क्या बचता 2x, और 5 कहाँ जाता माइनस में, तो इसको मैं लिखता 0 इक्वल टू 2x प्लस 0y माइनस 5। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आएगी -5। लेकिन यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। तो हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में चाहो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनके निशान बदल जाएंगे। इसी तरह से आप चाहो तो कहीं भी करके देख लो, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, क्योंकि हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सबके निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो अगर कहीं पे आप ये मत सोचना कि पता कैसे लगता है कि हम इस वाली टर्म को इधर लाएंगे या इसको उधर ले आएंगे, आप किसी तरफ भी ले जाओ आंसर सही आएगा, ठीक है ना। जब एक की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरी की भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे a बराबर -2 है तो a की वैल्यू माइनस में है लेकिन c की वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस में आएगी, a की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपको इससे चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।